अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, सानिया रावलपिंडी के बाद तमाम शहरों में सोग की फजा है। रावलपिंडी में शुरू होने वाली फिरका वाराना तशद्दुद की लहर कुछ दूसरे शहरों तक भी फैल गई है। रावलपिंडी की सूरत हाल यह है कि वहां पर कर्फ्यू खत्म करके मोबाइल फोन सर्विस को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अमन व अमान के लिए फौज वहां पर मौजूद रहेगी। इसके बाद बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि क्या ये वाकया मुख्तलिफ मसालिक को लड़ाने की एक गहरी साजिश है, क्या ये एक आलमी साजिश है। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने ऐलान किया है कि हुकूमत साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आज से आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे की कार्रवाई का आगाज करेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से खुसूसी अदालत कायम करने की दरख्वास्त भी की जाएगी और कार्रवाई की बुनियाद 3 नवंबर 2007 के इकदाम होंगे। लेकिन सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या एहतसाब का जो अमल है ये 12 अक्टूबर 1999 से किया जाएगा? क्या परवेज मुशर्रफ को आइन से गद्दारी की सजा मिलेगी या पहले केसेस की तरह इससे भी रिहाई? और जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया क्या वो भी कटहरे में लाए जाएंगे? आज हम इन दो अहम खबरों पर बात करेंगे। इसके साथ ही क्लासेस साहब और काजी साहब भी आपसे आज की जो अहम खबरें हैं वो शेयर करेंगे। खबरें ले लेते हैं। सबसे पहले क्लासेस साहब से ले लेते हैं। जी क्लासेस साहब। जी शाहजहा, दो खबरें आज। एक तो मैं ऑफ कोर्स वीकेंड पे मैं वहाँ पे गया होता, लिया गया होता अपने गाँव। जी जी। तो वहाँ पे कुछ बड़े इंतहाई शॉकिंग मेरे लिए कुछ इंकशाफात हुए। डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे, डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई बताया सर्वे किया है, कुछ सैंपल्स लिए हैं लिया की कुछ बस्तियों के, और काले यरकान ने वहाँ पे लोगों को जिस तरह खाना शुरू कर दिया है और वो हमलावर हो चुका है काला यरकान, या जिसको हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं। अच्छा। और साथ में टीबी जो है जो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो उस सर्वे के बड़े इंतहाई चौंका देने वाले उसमें इंकशाफात हैं। तो उस पर बात करेंगे कि ये जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, हाँ, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई गरीबों के करने वाला नहीं है, और कैसे जो नौजवान हैं वो ये काले जरकान की वजह से हाँ उनकी अमवात हो रही हैं और ये फैल रहा है वहाँ पे। और दूसरी खबर ये है कि इसाक डार साहब ने 2-3 दिन पहले एक और दावा किया था। उन्होंने फरमाया था कि हमने कहीं पे किसी वजारत में अब सीक्रेट फंड नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सी वजारत है जिसके पास अच्छे खासे करोड़ों रुपए के फंड हैं, और ये वजारत इतलात भी नहीं है क्योंकि मोस्टली सबका शक वहीं पे जाता है। एक और बहुत बड़ी वजारत है जिसके पास यहाँ सीक्रेट फंड्स पड़े हुए हैं, और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्यों हमारे हुक्मरान हमसे झूठ बोलना पसंद करते हैं और हर दफ़ा कोई ना कोई झूठ बोलते हैं और 3-4 दिन बाद या 6 महीने साल बाद वो सामने आ जाता है। तो इस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी, काजी साहब आप क्या शेयर करेंगे? एक तो बात करेंगे कि कैसे जो लोकली क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अब तालिबान का रूप धार लिया है, और वो लोगों से जब बता मांगते हैं तो अब चिट जो है बैतुल्ला महसूद हकीमुल्लाह महसूद के जो फेक साइंस हैं उनके साथ जो चिटें मिली, इस पर स्टोरी आई है। और सबसे जो तकलीफदेह बात है कि कैसे लोकल ऑफिशियल उनके साथ इन्वॉल्व है, आज की खबर है, और इस्लामाबाद के हवाले से इसको हम इसका चर्चा करेंगे। फिर एक और ख़बर हमने की थी कि ये जो फीफा का वर्ल्ड कप 2022 में होगा कतर में, इसमें कितने ऑन दी बोन्स ऑफ 4000 वर्कर्स होगा। और अब बेप जो हैं उसके जो फीफा के प्रेसिडेंट मिल के आए हैं कतरी अमीर को, तो जो वर्कर्स साउथ एशिया से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से वहाँ जाके रोज़ाना एक तकरीबन जो है या खुदकुशी करता है या मर जाता है, उनकी कोई अश्कशोई करने वाला नहीं है। और ये कप भी लगता यही है कि विल बी प्लेड ऑन दी बोन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साउथ एशियन वर्कर्स। और आखिर में एक रेडिकलाइजेशन, बल्कि लेफ्ट की तरफ जो स्विंग वेस्ट में हो रही है, उसमें दो बड़े वाक़यात हुए। एक तो गुज़श्ता रोज़ यूनान में एक बहुत बड़ी एक रैली थी जो 1973 के इनकलाब की याद में थी, और क्या हुआ वहाँ पे हंगरी में, उसकी बात करेंगे। और इसके साथ ही हिलरी क्लिंटन को कौन सी खातून जो है वो बहुत बड़ी थ्रेट 2016 में दे रही है। अच्छा। तो हमें ओवरऑल एक लेफ्ट की जो बड़ी स्विंग यूरोप और अमेरिका में नजर आ रही है, थोड़ा सा चर्चा उसका भी करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में बात कर लेते हैं सानिया रावलपिंडी की। कर्फ्यू वहाँ पर खत्म कर दिया गया है, आज से स्कूल, कॉलेजेस, मार्केटें खुल जाएंगे, लेकिन इज्तिमात पर वहाँ पर पाबंदी जो है बरकरार रहेगी। मौजूदा सारी सूरत हाल क्या है? कल वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की, उस मुज़ाकरात भी हुए, क्या कहा गया, उन मुज़ाकरात में क्या बातचीत हुई? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको सुबह सुबह हमने तकलीफ दी, आप हमसे बात करें। राना साहब, आप भी कल मुज़ाकरात में शामिल थे, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की मजहबी जमातों के रहनुमाओं से मुज़ाकरात हुए, बताएंगे कि क्या बातचीत हुई कल? देखिए, इसमें ये सोचनाक वाक़या में आपके इल्म में होगा कि 9 अफराद जो हैं उनकी जो है वो हलाकत शहादत हुई,
और इसके अलावा जो वहाँ पे मस्जिद है, मार्केट है, तो उसको आग लगाई गई, उससे भी काफी जो है वो नुकसान हुआ। तो इसमें जो उस मस्जिद और मदरसा के मोहतरम मौलाना अशरफ अली साहब और उनके साहबजादे हैं अमानुल्लाह साहब और दीगर जो के उलमा इकराम थे, तो उनके साथ इस बारे में जो है वो पिछले 2 दिन से जो है वो बातचीत चल रही थी, क्योंकि हमने जो डेड बॉडीज थी वो जहाँ जहाँ से थी, जिन लोगों का तल्लक था जहाँ जहाँ से, तो वहाँ पे उनके लोहाकी के जो है वो पास भिजवा दी थी। 4 का तल्लक जो है, 3 का खैबर पख्तूनख्वा से था और 2 का अंदरूनी पंजाब से था, 1 का आज़ाद कश्मीर से था। तो इस बारे में हमारा हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि रावलपिंडी में अगर जनाजों के लिए एक बड़ा इज्तिमा होगा, जो कि यकीनन ऐसी सूरत में होना था, तो उसके बाद जब फिर डिस्पर्सल होता है तो फिर एक और नई तबाही और एक नया जो है वो हंगामा होने का जो है वो एहतमाल था। अच्छा। तो इस सिलसिले में हुकूमत की ये राय थी कि बाकी भी जो डेड बॉडीज हैं 3, तो उनको भी उनके इलाकों में भिजवा दिया जाए और जनाजे का। अच्छा राना साहब, अफसोस की बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि इस बात का भी खदशा है कि इस सारे वाकये में पुलिस एहलकार भी कहीं ना कहीं मुलविस रहे, जो सरकारी फराइज की अदायगी की बजाय अपने मसले की जो मफादात है उसके लिए तशद्दुद को हवा देते रहे। नहीं, देखें, ये कहना जो है ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि पुलिस एहलकारान या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें मुलव्वस थी। हाँ, अपने फराइज की बात याद जरूर हुई होगी और इस सिलसिले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन थे CMIT के नजम सईद साहब, उनकी सरबराही में कल वज़ीर आला साहब ने बनाई है और इस बात का जायजा भी लिया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये नाअहली हो सकती है, ये अपने फराइज। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत आ रही हैं, दूसरी बात यह कि जब भी आपकी हुकूमत कोई पॉजिटिव काम की तरफ बढ़ती है तो ऐसा कोई ना कोई वाकया आ जाता है तो फिर हमें भी हवा मिलती है इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को, और फिर तालिबान की तरफ से भी एक जो स्टेटमेंट आई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये खुदरो वाकयात हैं या इनके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? देखिए, इसमें खलासा साहब सोची समझी साजिश वाली बात, सवाल काजी साहब ने किया है राना साहब। चलेंगे, एक ही बात है, सवाल काजी साहब ने। अच्छा, एक ही बात है, काजी साहब ने, मैं क्योंकि टीवी देख ही रहा हूँ, तो काजी साहब इसमें मामला ये है कि सोची समझी साजिश वाली जो बात है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात इससे नहीं कर सकूंगा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, फिर बात चीजें जो है वो अगर ऑन एयर होने से फिर उसमें जो है वो खलल या वो इफेक्ट हो सकती है। लेकिन ये सोची समझी साजिश का असर जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है और इसमें जो लोग, जिन लोगों ने ये काम किया है, जिनकी कोई CCTV फुटेजेस अब तक देखी गई है, आप हैरान होंगे कि उनमें से अक्सरियत का तल्लक जो है वो इस शहर से नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये गोया आप ये कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये लोग तो हमारे थे ही नहीं, इससे आप इत्तेफाक करते हैं? यानी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 100% लोग जो थे वो उनका तल्लक रावलपिंडी शहर से नहीं था, लेकिन उनमें से अक्सरियत का तल्लक नहीं था। लेकिन वो अक्सरियत यहाँ पे किस तरह से आई और वो जुलूस से बनी हुई थी। राना साहब साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है। राना साहब साथ रहे, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब, रावलपिंडी में जिस मकाम पर ये वाकया पेश आया, कहा जाता है कि वो रिवायती तौर पर फिरका वाराना कशीदगी के लिहाज से उसे फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। इंतजामिया की नाअहली कहीं ना कहीं सामने नहीं आती कि जुलूस और जुम्मे का वक्त एक साथ तय होना चाहिए था। अगर जुम्मे का वक्त था तो जुलूस को उस वक्त नहीं गुजरने देना चाहिए था वहां से।
जी, इसमें रवायती तौर पे वहाँ पे साथ ही एक है फुहारा चौक। जी जी। तो रवायती तौर पे जुलूस जो है वो वहाँ पे आके रुक जाता है और नमाज ज़ोहरैन जो है वो वहाँ पे अदा करता है। और ये मस्जिद का उससे इतना फासला है कि मस्जिद की आवाज या मस्जिद में मुदाखलत नहीं होती। और यहाँ पे जब नमाज खत्म होती है तो जुलूस वहाँ से गुजरता है। तो जुलूस इस मर्तबा भी वहाँ पे ही फुहारा चौक में रुका हुआ था, वहीं उन्होंने नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की। ये जुलूस के साथ जो लोग थे उनमें से जिनकी तादाद तकरीबन 100 या 150 के करीब है, ये लोग जुलूस से आगे चलते हुए जो है ये कुछ तकरीबन 1:45 बजे जो है ये मस्जिद के है वो सामने पहुंच गए और वहां पे इन्होंने जो है वो फिर हमला किया। तो ये यानी जुलूस का हिस्सा इनको कह सकते हैं, लेकिन जुलूस जो है वो रवायती तौर पे जहाँ पे रुकता है वहीं पे रुका हुआ था। सही। क्लास साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे राना साहब से? जी बिल्कुल, मेरे 2-3 सवाल आते हैं। मैं जो उनसे राना साहब की बड़ी मेहरबानी, सुबह सुबह जैसे काजी साहब भी कह रहे थे उठाया और बड़े उन्होंने अच्छे जवाबात भी दिए। 2-3 ये राना साहब बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते हैं और आप पे भी आते रहे, आप उनकी खैर वजाहत भी करते रहे कि पंजाब हुकूमत का स्टाइल रहा है पिछले 5-6 सालों में, इन्होंने बहुत सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशन को उनको एलिमिनेट करने की बजाय उनको अपीज़ करने की पॉलिसी रखी है, खुश करने की पॉलिसी रखी है कि आप लोगों ने वो एक्शन नहीं लिए अपने उसमें पंजाब में जो आपको चाहिए थे, लेने चाहिए थे, जिसकी वजह से ये जो फ़िरका वाराना मसाइल है, सेक्टेरियनिज़म है, टेररिज्म है, बढ़ रहा है। इस पे आपका क्या टेक है कि जो आप पे ये इल्ज़ामात लगते हैं और हम देख रहे हैं कि ये कभी ये कबार इस तरह के इशू सामने आते हैं और फिर फायर फाइटिंग वगैरह शुरू हो जाती है? देखिए खलासा साहब, मामला ये है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मामला और फिरका वारियत, ये दोनों चीजें जो हैं वो यानी आप इनको क्लब नहीं कर सकते। यानी फिरका वारियत हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में है और इस फिरका वारियत को हम जो है वो यानी किसी ना किसी तरीके से जो है उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश हुकूमत भी करती है, आप लोग भी करते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन ये कहना कि फिरका वारियत नहीं है, देवबंद फिरका नहीं है, अहले तशी नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, और उनमें जो हमारे उलमा कराम हैं उनमें से बाज़ लोग अपने नजरियात के हिसाब से बड़े ही यानी शिद्दत रखते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन हर वो बंदा जिसका किसी न किसी फिरके तल्लक है और उसमें वो बहुत ज्यादा शिद्दत के ख्यालात रखता है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम का उसे कहना या उसे कहना कि इसका किसी दहशतगर्दी से तल्लक है, ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अच्छा राना साहब, एक और ट्रेंड देखने में आया है कि आप लोग जब ये मसला शुरू होता है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन या इवन सूबाई हुकूमत का, कि वो पीछे हट जाती है और उनको मौका दिया जाता है कि वो रैम्पेज करना चाहते हैं, लूट मार। जैसे हमने लाहौर में देखा क्रिश्चियन के साथ जो कुछ हुआ, ऐसे जिलाओ घिराव करके किया गया। गोजरा में हमने देखा था जो आपकी हुकूमत में वाक़यात है। अभी हमने रावलपिंडी में देखा है कि 3-4-5 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा है। ये पैटर्न है, ये पॉलिसी है, बाई डिज़ाइन है या बाई डिफ़ॉल्ट है कि इन 3-4 वाक़यात में एक जैसी सिमिलैरिटीज़ है कि इंतज़ामिया कहीं पर नज़र नहीं आती। वंस वाक़या हो जाता है उसके बाद आप लोग सामने आते हैं, फिर मीडिया से अपीलें और फिर मौलाना साहबान आ जाते हैं, उनसे बातचीत, एक बिल्कुल पैटर्न सेट किया हुआ है आपने और इंतज़ामिया 3-4 घंटों के लिए गायब हो जाती है। आप गोदरे के मेरे साथ टाइम में या जो जुलूस कानूनी का हुआ है रावलपिंडी में, आप यकीन करें कि हमने इतना यानी सख्त होल्ड किया है कि हमने उनके तमाम यानी मुतालबे के बावजूद तमाम डेड बॉडीज जो हैं वो हमने उनके इलाकों को रवाना की, वहाँ पे उनकी तदफीन और उनके नमाज जनाजा हुए। ये जो 3 बॉडी जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, उनको भी हमने कल वज़ीर-ए-आला साहब खुद यहाँ पे तशरीफ लाए, यहाँ पे बैठ के उनसे बात हुई और उनसे मौसर गारंटीज देने के बाद कि भाई नमाज जनाजा जो है वो पुरअमन होगी, उसके बाद डिस्पर्सल जो है वो पुरअमन होगा और वहाँ पे कोई हंगामा आराई नहीं होगी। उसके बाद उनको जो है वो इजाजत दी गई और हम शुक्रगुजार हैं उनकी, उसके उन्होंने अपनी कमिटमेंट को जो है वो निभाया और कल रावलपिंडी लास्टली राना साहब पुरअमन रहा। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन राना साहब, आप समझते नहीं है, आपसे लास्ट क्वेश्चन सर मेरी तरफ से, काजी साहब पूछना चाहें तो वो पूछेंगे
कि आप समझते नहीं हैं कि राना साहब कि आप लोगों को, पॉलिटिशियंस को टेक ओवर कर लिया इन मजहबी जमातों ने, इन मजहबी लीडरों ने। हर जमात का, हर फिरके का अपना लीडर है, अपनी उनकी पार्टी है, अपने मदरसे हैं, और आप लोग बड़ी तेजी से इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। और जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि इन मजहबी ग्रुप्स ने हाईजैक कर लिया पूरी सोसाइटी को, आप लोग भी बेबस हो चुके हैं। आपको लगता नहीं अगर ये ट्रेंड रहा तो 2-4 साल बाद या 5 साल बाद आप लोग तो रेलेवेंट नहीं रहेंगे, यही लोग होंगे सारे। ये क्लासरा साहब बिल्कुल ये बात, ये तस्सर जो है जो दुरुस्त नहीं है। ये ठीक है, ये यानी फिरका वाराना जो जमातें हैं या जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी लीडरशिप ठीक है, हर किसी की होती है। लेकिन आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें, इनके यानी जिन हलकों में पॉलिटिकल जमातों को 65 हजार और जो है वो 1,20,000 17,000 वोट पड़े, इनके वहां पे किसी के 318 वोट हैं, किसी के 415 वोट हैं। ये बिल्कुल इनको टेक ओवर करने वाली बात है, बल्कि ये लोग इररेलेवेंट हो गए हैं। ये बाकी ये लगा बात, एक तशद्दुद का एलिमेंट जो है वो अच्छा राना साहब आपका पॉइंट ले लिया। ये बताइए, एक बात और भी सामने आई, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा। कहा यह जा रहा है कि जब ये सारा मैस बन गया तो फौरन निसार अली खान साहब आए और उन्होंने मुशर्रफ पे मुकदमे की बात कर दी, बस ये अटेंशन को डाइवर्ट करने की बात थी, या आर यू वेरी सीरियस इन दैट? इसमें ये मामला जो है ये कल रिजॉल्व हो गया है। कल ये मामला जो है यानी इसका जो है वो बिल्कुल ये हल हो गया, नमाज जनाजा हो गई, उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। जो मुतालबात उन्होंने कल बैठ के वज़ीर साहब से किए, उनमें से जो जायज बातें थी, बड़ी स्ट्रेट अवे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये देखें, ये बातें जो हैं ये दुरुस्त हैं, ये हम इनको तस्लीम करते हैं, और इसके अलावा ये बातें जो हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इनको बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये मामला तो कल रिजॉल्व हो गया था। बल्कि अगर आप समझें तो ये अगर खबर मुशर्रफ वाली ना, तो ये इस मामले की खबर राना साहब एक जाते जाते छोटा सा सवाल, मैं अगरचे आखिरी सवाल कह चुका था मादरत के साथ, अगर कल को ये जुडिशल कमीशन साबित कर देता है, क्योंकि आइन में भी लिखा हुआ है कि जो इसके अबेटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, उनको भी सजा मिलेगी। कल को अगर ये कमीशन अगर ये साबित कर देता है कि आधे से ज्यादा पार्लियामेंट जो है वो नवाज लीग में बैठी हुई है, जिन्होंने जनाब मुशर्रफ के साथ कोलैबोरेशन भी की थी, आपके वज़रा हैं जो आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मुशर्रफ के वजीर थे, इस पे आपकी हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी? क्या उनके खिलाफ भी जो आपकी पार्टी में लोग आगे घुस गए हैं, कबीना में हैं, पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? जी क्लासा साहब, बात यह है कि ये कमीशन की अपनी उनकी पावर्स और उनकी स्वाबदीद होगी, लेकिन मैं आपको अपनी जाती राय ये बताता हूँ कि मुशर्रफ जो है उसने जब कू किया तो उस वक्त वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। उसके बाद दोबारा जब उसने 3 नवंबर का इक़दाम किया, एट दैट टाइम ही वाज ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट, ही वाज अथॉरिटी। इस तमाम मामले में अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ की है। जनरल मुशर्रफ जो था वो अथॉरिटी था और उसने खुद फैसला किया, और उसके बाद दूसरे लोग जो थे क्योंकि लोग एक स्टाफ फैसला करता है। राना साहब, उस वक्त की कैबिनेट जो थी, कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी 3 नवंबर के इमरजेंसी का, और उस वक्त जो वजीर बैठे थे कैबिनेट में, आज वो आपकी हुकूमत में भी वजीर हैं, तो उनको कैसे आप उनको क्लीन चिट दे सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन क्लासरा साहब, उस वक्त की पार्लियामेंट, उस वक्त की जो कैबिनेट है उसकी अप्रूवल जो है वो उसका कहीं रिकॉर्ड में कोई जो है वो ना जिक्र है ना नाम। ये अखबारात सर छपे हुए हैं, ये टीवी पे फुटेज मौजूद है, अखबारात छपे हुए हैं, कबीना प्रोसीडिंग है, और पीटीवी ने बहुत सारी चलाई हैं। चले प्राइवेट मीडिया की हम बात नहीं करते, लेकिन चले ये बातें जो हैं वो ठीक है कमीशन में होंगी, लेकिन ये जनरल मुशर्रफ जो है वो एक अथॉरिटी था, उसने खुद फैसला किया और फैसला करने के बाद जो था, ठीक है राना साहब ये भी बताया कि वजीर दाखिला कहते हैं कि उसकी सबऑर्डिनेशन में थे। ठीक है, वजीर दाखिला कहते हैं कि उन्हें रिपोर्ट जो थी वो 2 दिन पहले 16 नवंबर को मिली। वजीर आजम मुल्क में नहीं है, क्या इस रिपोर्ट पर काबीना ने गौर किया? वजीर आजम ने इस पर कोई डिसीजन दिया? ये फैसला क्या वजीर दाखिला का था या काबीना का? नहीं, यकीनन वजीर दाखिला को जब रिपोर्ट 2 दिन पहले मिली होगी तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो वजीर आजम से मुशावरत जो है वो की होगी, और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो उसको कैबिनेट ने, जो कैबिनेट के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि उस रिपोर्ट को वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। उसका कानूनी तरीका यही है जिसका कल इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब ने जो है वो ऐलान किया कि इसको फॉलो किया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह आपका। एक कॉलर हम ले लेते हैं, हमारे साथ है रावलपिंडी से शौकत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर से हमारे साथ है शौकत। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मेरे कहने का ये मकसद है, अभी क्लासरा साहब ने राना साहब से जो सवाल किया है ना, उसका उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। और ये जो लोग है ना, वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा चले, इससे पहले कादी साहब ने भी एक शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लिया था इब्राहिम साहब के साथ। वो उनसे पूछते थे अलिफ के बाद क्या है, बे होता है, वो ये पे चले जाते हैं। खुदा के लिए इनसे कहें कि हकीकत का सामना करें, पंजाब गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इसकी वजाहत कर जी। सवाल तो कलासरा साहब ने सवाल ये किया था कि पिछले 3 वाकयात में एक पैटर्न नजर आया है कि जब रैंपेज हो जाती है तो 3 घंटे बाद होलीगनिज्म खत्म होता है तो फिर आप आते हैं। आई डोंट नो वेदर वो कम्युनिकेट सही नहीं हुआ, क्योंकि बीच में आवाज ब्रेक भी हो रही थी, तो उन्होंने वो लाशों की या उनको वापस भेजने की तदफीन की बात कर दी। बहरहाल हमारा काम सवाल करना है, उनका काम है, जिस तरह वो बेहतर समझे वो जवाब दे दें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे जो हम राना सनाउल्लाह से भी कर रहे थे कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का जो फैसला किया गया, इस पर मजीद हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद साहब, मैं वही सवाल रिपीट करना चाहूंगी जो मैंने राना सनाउल्लाह साहब से किया। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है, काबीना ने क्या इस रिपोर्ट पर गौर किया है? 2 दिन पहले आप रिपोर्ट आपको मिल रही है, तो आप कैसे फैसला ले सकते हैं? साहब, आप भी सुन रहे हैं ये बात, आप इस्लामाबाद में हैं, आप इस पर कोई रोशनी डालेंगे जो नुक्ता उठाया है शाजिया ने? नहीं, शाजिया का बड़ा इंतहाई अहम नुक्ता है, और मेरा ख्याल है कल पूरे मीडिया ने इसको मिस किया है, और हम इतने बड़े बड़े जुगादरी बैठे हैं। ये तो बड़ा अहम और रेलिवेंट सवाल है जो शाजिया ने उठाया है कि क्या इस मुल्क को एक आदमी चला रहा है, या इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट है, कोई इस मुल्क में काबीना है, कोई हुकूमत है, कोई वजीर आजम है। नवाज शरीफ साहब तो कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ले आते हैं, अब देखते हैं वो कब वापस लौटते हैं। टेलीफोन पे बात हुई होगी, ये रविया साहब की बात होगी टेलीफोन पे, इतने अहम मामलात हैं ना। बात होने से काजी साहब ये हुकूमत जो है, गवर्नेंस जो है, ये बातचीत से नहीं चलती, इसकी ऑफिशियल एक कॉरेस्पॉन्डेंट होती है। एक यहाँ से रिपोर्ट जाने, अगर एफआईए की रिपोर्ट थी तो ये चौधरी निसार अली खान साहब एक रेफरेंस बनाते, एक समरी बनाते, एफआईए की फाइंडिंग उसके साथ क्लिप करते और समरी बना के कैबिनेट में ले जाते कि जी मैंने एफआईए को ये डिप्यूट किया था, ये उनकी फाइंडिंग है, इस पर फैसला करे, कैबिनेट करे। तो लेकिन उस पर उन्होंने ये काम नहीं किया। ये मैं यकीनन थोड़ा सा इसमें बता दूं, मुझे याद पड़ता है कि इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी इनकी 2-3 महीने पहले, और मुशर्रफ साहब का इशू आया था। उस वक्त ये फैसला किया गया था कैबिनेट का कि हम इनको ट्रायल करेंगे। ये मेरे पास कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं कि कैबिनेट का फैसला था कि हम करेंगे, लेकिन उस फैसले को रीएनफोर्स करने के लिए जरूरी था, जब कमीशन बनाने जा रहे हैं उस वक्त ये कहा गया था हम ट्रायल करेंगे, ये कैबिनेट में आई थी ये चीज। लेकिन अब आप एक कमीशन बना रहे हैं, आप एक अप्रूवल दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी कानूनी शक्ल जो है मेरा ख्याल है उसको ये मीट नहीं किया गया। एक कैबिनेट का इनपुट लेना चाहिए था, अगरचे वहां पे भी स्टैंप होने, रबर स्टैंप, आपको पता है काम चल रहा है। अगर ये एक्शन लेते हैं तो चले कुछ भी करें, पहली दफा प्रेसिडेंट सेट होगा। लेकिन ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल फेंक दिया गया है? ये जो खुसूसी अदालत बनाने का इख्तियार है, ये तो वफाकी हुकूमत भी कर सकती है। वो कर सकती है, वो आपकी बात ठीक है कि उन्होंने उनके कंधे पे बंदूक रख दी है उनके जजेस के, और उनको कहें कि आप करें। लेकिन अगेन फेयर इनफ, वो ठीक बात है, कोई और उसमें ब्यूरोक्रेट को लगा देते या कोई और 2-4 लोग लगा देते, फिर हम एतराज़ात करते कि जुडिशरी के जरिए आप क्यों इसको नहीं कर रहे। वो बात वहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं इस वक्त वन मैन है, और वो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। खारजा पॉलिसी पे वो बात कर रहे हैं, इंटरनल पे वो बात कर रहे हैं, वो अब मुशर्रफ ट्रायल पे वो बात कर रहे हैं। जना मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाने वाले भी वही थे, आज उनका ट्रायल करने वाले भी वही हैं। आखिरी सवाल, क्या हुकूमत फौज की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कर सकती है? ये बड़ी इनकी कैलकुलेटेड मूव है, ये आप इनको दाद दें, ये इंटेलिजेंट मूव्स हैं, इनकी इंटेलिजेंट मूव्स हैं कि 10 दिन बाद नया आर्मी चीफ आना है, मौजूदा आर्मी चीफ कुछ नहीं कर सकते, अगेन इरेलीवेंट हो चुके हैं। ऐसे नया एक चीफ जस्टिस आने वाला है कोई 20-25 दिनों बाद, वो कुछ नहीं कोई ऐसा हो सकता। लिहाजा इनके लिए टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। इन्हें पता है कि फौज हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती, हमारे ऊपर कुछ और सर्कल से दबाव नहीं आ सकता। साहब, हम उसने जान रखते हैं, कुछ कर दें बस। हाँ, देखते हैं कि सजा होती है नहीं होती है। एक लास्टली जो असल सवाल है जो इनसे पूछा जाना चाहिए, जिसका जवाब ये नहीं दे रहे
कि कल को कमीशन कहता है जो आपके आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो अबेटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, उनको भी सजा होगी, उस पर बात नहीं करते। जनरल मुशर्रफ अकेला जिम्मेदार है। आपकी कैबिनेट में वजीर बैठे हुए हैं जो जनरल मुशर्रफ के वजीर थे। तो परवेज मुशर्रफ ये सवाल उठा सकते हैं कि सिर्फ मैं इसमें शामिल नहीं था, राणा साहब ने पॉलिसी नहीं आएगी। राणा साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है अभी पंजाब, वो एक पंजाब की इंपॉर्टेंट वजारत के लिए अहम आदमी है मुस्लिम लीग नून में, तो उन्होंने कहा कि जाती राय दी है राणा साहब ने। अगर मैं देखे ना वो एक पार्टी के चलिए देखते हैं क्या होता है। इस केस का ट्रायल तो शुरू हो जाएगा, आज से कार्रवाई का आगाज भी हो जाएगा। हम इस केस को यकीनन फॉलो करते रहेंगे, अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैसे आपकी खबर? एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इस्लामाबाद से कि जो एक्सटॉर्शन है, जो बत्ता है इस्लामाबाद में, अब चूंकि एक हमारा इसलिए हमने उसको रखा हुआ है क्योंकि हमारा कैपिटल भी है। अभी जो साहब की बात हो रही थी, सारी वजारतें वहाँ पे हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे है, सदर साहब वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि ये जो बत्ता लेने वाले हैं उन्होंने तालिबान का रूप धार लिया। मिसाल के तौर पे AFP ने रिपोर्ट किया है कि एक बिजनेसमैन जो हैं उन्हें एक चिट आती है और उसके नीचे उन्होंने अभी हकीमुल्लाह महसूद पे ये यानी अटैक नहीं हुआ था तो उनके नीचे साइन हुए हैं कि जनाब आप जो है दे दें। साथ ही एक और चिट जो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग थी वो ये कि जी एक बिजनेसमैन को चिट गई कि आप जो है क्योंकि आपके शायर गैर इस्लामी हैं तो आपको तालिबान की अदालत ने इतने 50 लाख रुपए जुर्माना किया है, वो आप भेज दें वरना हम आपको जो है यहाँ पे तैयार बैठे हैं जो सुसाइड बॉम्बर जरिए। ये इस्लामाबाद में हो रहा है। अच्छा। अब मामला ये है कि जब हमने ये जो रिपोर्ट में आगे चल के देखते हैं कि जी उन्होंने कहा है कि हमने 13 लोग पकड़े हैं। क्लास साहब उन 13 लोगों में जो एक्सटॉर्शन में या इसमें मुलव्वस हैं उसमें ये नंबर नहीं दिए उन्होंने स्टोरी में, लेकिन ये बताया कि इसमें सरकारी मुलाजिम भी मौजूद है। अच्छा, अब अगर सरकारी मुलाजिम है तो अभी हमें बताना चाहिए इनको कि पुलिस के हैं, कौन लोग हैं और कौन नहीं है। और साथ ये कि जब तालिबान ने साथ ही एक स्टेटमेंट जारी की है कि जी लोग हमारे नाम पे बता लेना शुरू हो गए हैं, तो क्लास साहब मैं आपका भी टेक चाहूंगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं, तो ये क्या मामला है? ये सारे तालिबान बन गए और सारे लूटना शुरू कर दिया तालिबान के नाम पर। काश साहब बड़ी अहम आपने स्टोरी पिक की है। इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो आपने भी एक दफ़ा खुद इस पे बात की थी कि फ्रेंचाइज हो गया, जैसे अब आप ये मोबाइल फ़ोन की कंपनी है उसको फ्रेंचाइज कर दें, सबलेट कर दें, कंट्रैक्ट आगे बढ़ा दें, तो ये तो सबलेट शुरू हो गया क्योंकि स्टेट खत्म हो रही है आपकी। अब हम कहेंगे तो फिर हमारा जो एक जज्बाती एलिमेंट है नाराज़ हो जाते हैं। स्टेट फेल हो चुकी है। इनकी जिनकी रेट ये ब्लू एरिया तक नहीं आती वजारत दाखिला की, उनके कभी बयानात सुने आप, उनकी कभी इतने बिग ब्लास्टिंग किस्म के उनके व्यूज़ हैं। इंटरेस्टिंगली इनका दबाव जोर किस पे चलता है? पिछले हफ्ते हमने स्टोरी की, आपने कहीं से कुछ सुना इस मुल्क में? इतनी बड़ी हमने बात कर दी कि श्रीलंका से आपने $5.5 मिलियन का कंट्रैक्ट जीता और चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि ये 3 अफसर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बैन किया ट्रैवल पे। आप वो अपना कंट्रैक्ट लूज कर गए हैं। कल मैं आपको इससे रिलेटेड एक और बड़ा बम शेल लेके आऊंगा कि ये तो एक कंट्रैक्ट को हम रो रहे हैं, इस पॉलिसी की वजह से कौन कौन से मजीद मुल्कों में हमने कंट्रैक्ट लूज किए हैं नादरा ने। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो डोमेन है, हमारी वजारत दाखिला का जो इम्पैक्ट है वो ये पाक सेक्रेटेरिएट से लेके पार्लियामेंट पे चलता है। या यहाँ एक लतीफ़ा मशहूर है, 0 पॉइंट तक इनकी चलती है। 0 पॉइंट में क्योंकि रस्ते में कोई सिर्फ मासिव है अपारा मार्केट आती है तो और कोई रस्ते में कमर्शियल सेंटर नहीं है। इनकी रेट खत्म हो चुकी है और इस तरह इन्होंने जो इस्लामाबाद के जहां पे इन्होंने पुलिस ऑफिसर साहब लगाए हुए हैं, सिकंदर अयाज साहब, वो शरीफ आदमी है लेकिन हर शरीफ आदमी डिलीवर भी नहीं कर सकता। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं। हम भी बड़ा कहते थे बड़ा ईमानदार होना चाहिए, वो शरीफ होना चाहिए। और भाई ईमानदार शरीफ अपनी जगह पे, कोई डिलीवर करने वाला हमें बंदा चाहिए। जैसे कराची में आपने शायद हयात को लगा दिया है, AIG, लगता है कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, अभी आपने पिंडी का हशर देख लिया है और वहां पे चौधरी निसार अली खान साहब की मर्जी के बगैर वहां ये पत्ता नहीं हिलता सर। वो पटवारी नहीं, इवन मुहर्रिर, कांस्टेबल, सिपाही, पूरी लिस्ट वो क्लियर करते हैं और फिर आप देख लें वहां पे क्या कुछ हुआ है। अगर इस्लामाबाद जैसे आपके वफाकी दारुल-हुकूमत में हो रहा है तो दूसरे शहरों में होना, इस पर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और दूसरी बात जो उन्होंने काजी साहब ने किया, क्रिमिनल एलिमेंट आ गए हैं, उन्हें मौका मिल गया कि तालिबान के नाम पे जिसको चाहें और इनको ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन पुलिस नाअहल है, उनका बास ही नाअहल है, वो कुछ नहीं कर सकता ईमानदारी को और उनकी शराफत को बैठ के चाटते हैं इकट्ठे बैठ के, और तो कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो कोई तब्दीली इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड नजर नहीं आ रही जब से ये हैं। जाग उठे ये। आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, जिला लिया की बस्तियों पर काले अरकान का हमला है, TB जैसी बीमारियां वहां पर बढ़ने लगी हैं, लेकिन उनका मदावा करने वाला गरीब लोगों का कोई भी नहीं वहां पर। ये लेंगे हम साथ लाइन पे, उनको भी साथ ले लें डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जी जी। ये शाहजहां, मैं अभी वीकेंड पे मुहर्रम पे अपने ये गाँव गया हुआ था तो मेरे लिए तो बड़ा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, तो ये कंजाल साहब, इनसे वहाँ पे बातचीत हुई तो बातों में जो इन्होंने इंकशाफात किए, खुद वहाँ पे ये डॉक्टर हैं और पूरे ये 20 साल से वहाँ पे सारे का सारा
या पेशेंट को देखते हैं, अपना इनका इलाका है, और पर्टिकुलर जो बेट का नशेब का इलाका है जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं, इन्होंने कुछ सैंपल्स किए और मेरे साथ शेयर किए हैं। तो मेरे लिए तो बड़े इंतहा शॉकिंग थे कि ये तो काला यरकान, हेपेटाइटिस बी सी जो है, ये तो हमारी बस्तियों को खाता जा रहा है और किसी को ना वहाँ पे कोई अवेयरनेस है, ना हुकूमत पंजाब को कोई प्लान है। उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ता करेंगे। उन्होंने कुछ वजूहात बताई कि किस वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं वहाँ पर। लाइन पर है बेसिकली, तो आपको पता है ये, अच्छा डॉक्टर साहब लाइन पे है, मेरा डॉक्टर जवेद साहब हमारे साथ हैं। एक तो उनसे ये पूछें कि इंसिडेंस कितना है और वजह क्या है डॉक्टर साहब। जी लिया जिला की जो कदीमी बस्तियां जहाँ पे है ना जी, 15-20 हैं, वहाँ पे मैंने सर्वे किया है। तो ये इंसिडेंट जो बनता है ये 50% बनता है। ये बहुत अलार्मिंग है। पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान वाले सारे ये कहते हैं कि ये कौमी फिगर तो इससे बहुत कम है डॉक्टर साहब। जो नेशनल फिगर हमें बताते हैं वो तो 50% स्टैगरिंग, हमको 10% बताते हैं। कोई यानी कोई हतमी तो नहीं है, लेकिन ये तो वजूहात बताएं, लोग जानना चाहेंगे। इतनी ये खतरनाक बीमारियां हैं, टीबी और हेपेटाइटिस, फैल किस वजह से रही हैं? अमूमन गंदा सुनते तो ये कि गंदा पानी पीने से फैलता है हेपेटाइटिस। जी हम यही समझते हैं कि हमारे इलाके में जो कंजस्टेड आबादी है ना, उसकी वजह से और गंदे पानी की वजह से ये फैल रहा है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है। वैसे वो कहते हैं जी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप वो नाई के पास जाते हैं, उससे नहीं होता। ये हमारे यही वजूहात हैं जो हम समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये लिया पर्टिकुलरली है या आपका तजुर्बा क्या बताता है कि मुज़ाफ़ात में हर जगह यही सिचुएशन है? नहीं, जो हमने देखी है तो जो दरिया सिंध के किनारे पे कदीमी बस्तियां आबाद है ना जी, मशरकी साइड पे जिला लिया के अंदर, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स है। मेरी अपनी बस्ती में मैंने टेस्ट कराया 46 लोगों का, तो 23 का उसमें पॉजिटिव था। उसका जो टेस्ट होता है PCR, वो इतना महंगा है, 5000 रुपए का वो टेस्ट कोई नहीं करा सकता। फिर उसका आगे इलाज है जिसपे कम से कम लाखों रुपए खर्चा आता है, वो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो या प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ना तो हम कोई नेशनल फाइनेंस कमीशन में से हिस्सा मांगते हैं, ना हम कोई और मराहत मांगते हैं, ना हम कोई डेवलपमेंट मांगते हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल की जो पीली हो रही है और जो मर रही है, इसको मेहरबानी करके जरकान से बचाया जाए। पिछले 1 महीने में मेरे गांव में एक आरिफ नाम का बच्चा बेचारा बहुत हुआ है। अब उसके दूसरे भाई तारिक को जरकान है। परसों नादिर इकबाल का हमने जनाजा किया है, उससे 1 महीना पहले उसकी माँ मर गई है। उसकी फैमिली के 17 लोगों का कल मैंने टेस्ट कराया है, तो उनमें से 7 का काला जरकान पॉजिटिव था। आप बताएं गरीब लोग हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जी क्लास साहब बात, जी क्लास साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी डॉक्टर साहब आपने ये तो एक पिक्चर पेश की है, साथ में टीबी का मुझे आप बता रहे थे कि टीबी के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। हम तो समझते थे कि टीबी काबिल इलाज मार्जे खत्म हो रहा है। नहीं, टीबी के भी आपने वहाँ पे किए, सैंपल्स किए? हाँ जी, टीबी इन इलाकों में जिसका मैंने आपको बताया है, 15-20 बस्तियां हैं, इनमें इतनी ज्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है कि अगर आप इनमें सर्वे करें तो मेरे ख्याल 100% लोगों को टीबी है। और उसका जो यहाँ पे इलाज है, जिसको आजकल डार्ट्स के नाम से यहाँ पे याद किया जाता है, वो यहाँ पे फेल हो गया। उसका तरीकाकार ठीक नहीं है, उसका पैटर्न ठीक नहीं है, उनका टेस्टिंग ठीक नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है। तो सही तरीके से हमारी ये गुजारिश है कि इन दोनों बीमारियों से इस वसेत को बचाया जाए। लास्टली डॉक्टर साहब, वहाँ पे एक DHQ है, कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, उनका कोई रोल नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं जाती, या वो लोग बेचारे उनके पास नहीं आ रहे, उसकी क्या सिचुएशन है वहाँ पे जो DHQ वगैरह है? उसका बिल्कुल कोई रोल नहीं है, उसका ना कोई फायदा है। अगर बंद भी कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल आपका। बहुत ही अफसोसनाक बात कि हम अपनी नौजवान नस्ल को कहाँ लेकर जा रहे हैं। कुछ कमेंट लूंगी, ब्रेक लेनी है मुझे, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत ही अफसोसनाक फिगर्स बताएं, 50% तक वहाँ पे बीमारी बढ़ चुकी है। ये तो एक ऐसा मामला है, एक 2 बातें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ज़फ़र इकबाल कुंजाल साहब ने की। एक तो ये कि जो वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद का उसकी जो हेड है, उनकी एक स्टोरी हमने की थी इसी प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक सस्ती वैक्सीन बन गई है, मगर उसको बनाया नहीं जा रहा हेपेटाइटिस की, क्योंकि जो इंपोर्ट में जो दिहाड़ी है लोगों की वो खत्म हो जाएगी। 2-3 दफा ये भी की। ये जो टीबी की आप बात कर रही हैं, ये टीबी जो है गुर्बत की बीमारी है
और ये दोबारा से औद कर वापस आ गई है और इसका 600 से 800 रुपए में इलाज होता है, मगर इससे सैकड़ों लोग जो हैं वो मर रहे हैं। मगर बात ये है, मैं इसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज सोशल स्टोरी आमतौर पर मैं करता हूँ, मगर आज क्लासा साहब ने मुझे बड़ी खुशी उन्होंने की है कि बात ये है कि एक तो वो सामने ज़िबा कर रहे हैं लोगों को, जो हमने कल या 10वीं मुहर्रम को देखा, एक खामोशी से हमें ज़िबा कर रहे हैं, दवाइयां ना दे के, अस्पताल ना करके, और ये डेथ्स जो है वो मिलियंस में है, वो क्योंकि उनकी कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं होती, मीडिया पर आकर उनका ब्लड और उनके अज़ा स्प्लैश नहीं होते, वो खामोशी से रोते रोते मर जाते हैं। तो इसकी तरफ साहब इस बारे में रिक्वेस्ट करनी चाहिए हुकूमत से कि इस मामले का जो है वो नोटिस रिक्वेस्ट वगैरह छोड़े, वो आपको पता है ना, इनसे कोई रिक्वेस्ट का फायदा नहीं है ना इनको। ये लोग कौन सा अपना इस मुल्क में इलाज करवाते हैं? हमने इसी में स्टोरीज दी हुई हैं, हमने फिगर दी हुई है कि 30 करोड़ और 40 करोड़ रुपए के इलाज पंजाब हुकूमत ने बैरून मुल्क कराया था, कुछ वीआईपीज का, कुछ अपने ये पसंदीदा लोगों का। 40 करोड़ रुपए का उनका हुआ। फेडरल हुकूमत ने यहाँ पे इन्होंने 30 करोड़ रुपए का अपने वीआईपी से उनका मुल्क से बाहर इलाज करवाया। इनसे क्या रिक्वेस्ट एक जो स्टोरी हमने की थी, आपको याद है लास्ट टाइम हमने स्टोरी की थी कि 50% बिस्तर इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वो PMDA जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो उन्हें रजिस्टर नहीं करती जब तक वो आधे बिस्तर मुफ्त गरीबों को नहीं देते। जो इन प्लेस हैं इस वक्त कवानीन, और उनको उन पे ही अमल करवा दें। निकाय साहब, अच्छा एक और, शौकत अजीज साहब के दौर में अच्छा हुआ बुरा हुआ, उन्होंने कम से कम हेपेटाइटिस के लिए उन्होंने कुछ फंड्स मुकर्रर किए थे, कुछ उन्होंने कहा इलाकों में पानी फराहम किया जाए। उनका जो हशर हुआ है वाटर फिल्टर प्लांट थे वो कभी देख लें, इस्लामाबाद वालों को देख लें, छोड़ दें कि लैया चकवाल वहाँ पे, गोटकी हैदराबाद वहाँ पे, सिंध में या इधर टांक में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद के कभी वाटर प्लांट्स की हालत देख लें। ये सोसाइटी एज ए होल खुदकशी की तरफ चल पड़ी है। और लास्टली चीज मुझे याद है कि जब गिलानी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने जो वजीर लगाया था इस काम के लिए, मसूफ या मेरिट होटल में ठहरते थे उनके, और बिल्कुल टोटल चिट्टे अनपढ़, उनके बच्चे बैठ के डीलें करते थे, खुद उन्होंने कंपनी बना ली, उसी कंपनी के जरिए वाटर या फिल्टर प्लांट्स लगते थे। इस तरह तो लुटमार होती है इस मुल्क में और वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे कौमी असम्बली ने, और गिलानी साहब ने किसी और वजीर के जिम्मे लगाया था। ये मसूफ जो हैं ये बात भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। आइंदा कोई इन पर सवाल पूछ लिया जाए, गुस्ताखी अगर हो भी जाए पार्लियामेंट में, तो कोई और वजीर जवाब देगा। वो मेरिट में ठहरे रहे हैं 5 साल, ये हाल होगा तो ऐसे खौफनाक फिगर्स ही सामने आएंगे। अफसोस ही किया जा सकता है, मेहरबानी करें कुछ। अब पंजाब को 700 अरब रुपया मिला इस साल एनएफसी में, 700 अरब। इनसे पूछे नेशनल आपने फाइनेंस कमिशन से पैसे लिए हैं, आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमिशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया इजला में? उनको पैसे भेजें, उनको शेयर दें, हर उसको डिस्ट्रिक्ट को। आपने सारे 700 रुपये अपने पास रख लिया लाहौर में। आगे बढ़ते हैं क्लासा साहब, ये हुकूमत के दावे फिर धरे के धरे रह गए, सीक्रेट फंड्स का इंकशाफ फिर हुआ है वजारत खारजा में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये शाजिया कि इन्होंने 3-4 दिन पहले ही, ये मैं आई विश के मुझे उस वक्त याद नहीं रहा, नहीं तो मैं उसकी क्लिपिंग भेज देता। इसाक डार साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया, क्रेडिट लिया है। उन्होंने कहा जी कि हमारे दौर में सीक्रेट फंड बंद, हमने बजट में कोई एलोकेशन नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने 2 दावे थे। एक तो उन्होंने कहा जी डेवलपमेंट बजट सियासत हमने खत्म कर दी, किसी एमएनएज को वगैरह को कोई पॉलिटिकल रिश्वत नहीं जाएगी। अब पता चला 4 अरब रुपया जो है डेवलपमेंट फंड के लिए रखा गया। एमएनएज के लिए 1-1 करोड़ रुपए का तोहफा तैयार है, वो खाएंगे, वो अयाशी करेंगे, खर्चे पूरे करें। एक तो वो दावा वहीं धरे का धरा। दूसरा जो है, मेरे पास रिपोर्ट है बकायदा, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ वजारत खारजा जो है उससे पूछा गया था कौमी असम्बली से कि आप बताएं आपके पास कुछ सीक्रेट फंड है? कुछ अच्छे एमएनएस भी हैं जो जरा इस खोज में लगे रहते हैं कि हुकूमत दावे कर रही है, हम चेक कर लेते हैं। उन्होंने बकायदा डिटेल बताई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास मौजूद भी है और उसको इस्तेमाल करने का ये इस तरह का प्रोसीजर है। ओ भाई मेरे, जब आपको पता है कुछ इदारे ऐसे हैं आपको सीक्रेट फंड रखना पड़ते हैं, जैसे इन्होंने कहा जी कि यहाँ ISI रख सकती है, MI रख सकती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो रख सकता है, सीक्रेट एजेंसी भी, फेयर इनफ उनके अपने ऑपरेशन होंगे, चाहिए होंगे, कोई पूछगछ नहीं है। ऐसे कुछ सिविलियन इदारे हैं जहाँ पे सीक्रेट फंड आपको रखने पड़ते हैं। आप क्यों नहीं लोगों को कैल करते कि हमें वहाँ पे सीक्रेट फंड्स की जरूरत है? मसलन इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपको चाहिए, पुलिस को सीक्रेट फंड चाहिए, ऐसे वजारत खारजा के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, आपको उनके लिए चाहिए। क्यों नहीं एडमिट करते? अगर चाहिए तो भी बताते क्यों नहीं? एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, उनको क्यों चाहिए? आपको ANF को चाहिए, आपने इन्फॉर्मर्स को पैसे देने हैं, मुखबर को पैसे देने हैं, इन्फॉर्मेशन बाई करनी है, आपको 100 किस्म के काम करने होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने ऐसे स्पेशल ब्रांच को जरूरत होती है, उनके बगैर आप नहीं चल सकते जब तक अपने सोर्सेज आप दूसरे लोगों में कल्टिवेट नहीं करेंगे। इट्स अंडरस्टैंडेबल। हर चीज को पॉपुलर स्लोगन, हर चीज पे पॉपुलर नारा, लोग तालियां बजाते हैं, हम बैठे हुए मीडिया के लोग तबला बजाने के लिए तैयार हैं, वाह वाह जी सीक्रेट फंड बंद हो गए। ये नहीं देखते कि फिर उसमें एलोकेशन करते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं, वजारतें खुद पार्लियामेंट को बताती हैं जी हमारे पास सीक्रेट
फंड है। और भाई मेरे वजारत खारजा को जरूरत है तो बताएं कि जरूरत है वहां पे, अगर उसको जरूरत है वहां पे इंटीरियर मिनिस्ट्री को, ANF को, पुलिस को जरूरत है तो बताएं। इसलिए तो पैसा दिया जाता है। ये हमें टैक्स पेयर्स के पैसे के इस्तेमाल पे प्रॉब्लम नहीं है, ना होना चाहिए, हमें उसके अब्यूज पे प्रॉब्लम है, यूज पे प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, अब दोनों को मिक्स कर दिया, हर चीज का हमने बना दिया है कि ये देखें जी हमने ये काम कर दिया। अब डार साहब को कहें कि जरा वजारत खारजा की रिपोर्ट मंगवा के पढ़ें उन्होंने क्या लिख के दिया है, और आप तो फरमाते थे हमारे यहाँ सीक्रेट फंड ही नहीं है। तो ये फिर सीक्रेट फंड कहाँ से आ गया है जो वजारत ये आपको इसका मतलब वाकई दाल में कुछ काला है। नहीं, रोना तो ये है कि जो गैर सीक्रेट फंड है, जो गैर खुफिया फंड है, वो भी इनका खुफिया फंड बन जाते हैं बैंकों में जाके। वो भी हमारे लिए तो सीक्रेट फंड ही है जो उठा के स्विट्जरलैंड ले जाते हैं या बाहर ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। कॉल ले लेते हैं, मुझे बताया जा रहा कॉल है रावलपिंडी से। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जी उस्मान बोल रहा हूँ। जी जी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हुई और जो शहादतों का बताया गया वो 9 बताई जा रही हैं, तो 0 लगाना शायद जो है वो भूल गए हैं। ठीक है। 90 शहादतें हैं जो मस्जिद के मोहतमीम से पूछा गया। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे ये वाकया हुआ है उसी मस्जिद को 3 थाने लगते हैं। 2.5 घंटे तक पुलिस देखती रही, कुछ कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और तीनों बात तो मैं ख्याल में क्लास साहब ने पॉइंट आउट भी की थी। जी हाँ। शायद आगे बढ़ते हैं। एक तो हमने स्टोरी ये की थी, मैं पहले कतर के वर्ल्ड कप की बात करूं, फुटबॉल बड़ा पॉपुलर है, हालांकि हमारी कोई इतनी टीम, अब तो खैर हमारी हॉकी की और क्रिकेट की टीम भी अच्छी नहीं है, मगर यहाँ बहुत लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को। हमने स्टोरी ये की थी कि फीफा का जो 2022 का होना है वर्ल्ड कप, वो कतर में होना है, और कतर में यहाँ से वर्कर जाते हैं। तो ये जो सेप ब्लैटर हैं प्रेसिडेंट इसके, ये मिल के आए हैं कतरी अमीर से, और पूरी दुनिया में कहा गया था कि साउथ एशिया हमारे इलाकों के जो वर्कर वहाँ काम करते हैं वो पूरी तरह तल्फ हो रहे हैं, और या तो खुदकुशी करते हैं या वो तकलीफ में मर जाते हैं, और तकरीबन डेली एक डेथ हो रही है। और जब तक ये ख़त्म होगा ये इसका बनना, काम ज़्यादा ले रहे हैं वो 12-12 घंटे काम लेते हैं, रोटी अच्छी उनको नहीं दी जाती, बाज़ औक़ात उनको जो है एक टाइम की रोटी दी जाती है, उनको उनकी लिविंग कंडीशन इतनी बुरी हैं कि वो बाज़ औक़ात लोग नौजवान बच्चे मरे हैं। तो ये जब उनसे मिल के आए तो इन्होंने क्लीन चिट दे दी उनको कि जनाब यहाँ तो सब ठीक है, और उन्होंने कतरी अमीर ने उनको बता दिया है। लेकिन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो दुनिया की सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर एतराज़ करें कि जब तक आप ये नहीं करते। मगर सवाल ये है कि जब हम 2022 में अल्लाह ताला, हमें पता नहीं हम कहाँ होंगे या कहाँ नहीं होंगे, तो जब ये मैच देख रहे होंगे तो कोई क्या सोचेगा उन वर्कर्स के बारे में जिनके स्वेट एंड ब्लड से, बल्कि ब्लड से इन्होंने ये बनाया। और ये है वेस्ट की वो जो एक हम देखते हैं ना, एक एनलाइटेंड और रोशन दुनिया, और जिस जो ह्यूमन राइट्स की वो कहानियाँ, उनकी अपनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन पीट उठी हैं, मगर उनके कान पर ज्यों तक नहीं रहेगी। और अभी इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की जो है वो हो रही हैं वायोलेशन। दूसरी स्टोरी मैं जो शामिल करना, क्लास साहब इस पे आप कमेंट तो नहीं करना चाह रहे? मैं करना चाह रहा हूँ काजी साहब, बिल्कुल स्टोरीज आपकी अच्छी चीज़ ये है कि इस तरह आप ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए स्टोरी लेके आते हैं। आप तो कतर की बात कर रहे हैं सर, ज़रा तशरीफ़ लें, आपने कभी आना है इस्लामाबाद, मेरे पास आना है, आपने कुछ 6 महीने से आपने वादा किया हुआ है। आपको लेके चलूँगा मैं इस्लामाबाद के मेन मार्केट्स में, लीव अलोन के कतर में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो इन्होंने एक गुलामी का नया निज़ाम ईजाद किया है यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने, और बड़ी बड़ी मार्केट्स में नौजवान लड़के खड़े किए हुए हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं देते, कोई पैसा नहीं है, कोई लेबर लाज नहीं है, कोई रोटी पानी नहीं है, कोई रिहाइश का पता नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। उनका काम, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? जो आप और मैं जाके कोई जूस पीता है, 100 रुपए का बिल मिल रहा है तो 5 रुपए बच गए उसको दे दिए, 3 रुपए दे। ये इस्लामाबाद की मार्केट सुपर में हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक फूड चेन है, सबसे ज़्यादा ये वहाँ पे ये काम हो रहा है। उसके बाद स्प्रेड किया है उन्हीं मार्केट्स में। इस्लामाबाद में आपका यहाँ पे आप देख लें, लेबर डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर्स हैं, इनके सेक्रेटरीज हैं जो खुद जाते हैं, जूस पीते हैं, इनके बच्चे पीते हैं। इन्होंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपको कोई तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती। वो अपने एक यहाँ पे मंचीज है, ये बहुत बड़ा फूड चेन है, नाम लेके कह रहे हैं, डिनाई करें। यहाँ पे 30 के करीब इन्होंने नौजवान बच्चे खड़े किए हुए हैं, उल्टा उनसे पैसे लेते थे। जब हमने कुछ इस पे ह्यूमन कराई मचाई और ये पता चला कि जो उसको FBR को अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, वहां पे तनख्वाहें शो की हुई हैं इन लोगों ने। अच्छा। वहां पे कहते हैं हम अपने वर्कर्स को तनख्वाहें देते हैं, और FBR के बड़े यहाँ पे जो लाखों रुपए सैलरी लेने वाले, इनको कभी तौफीक नहीं हुई कि ये जाके चेक कर लें कि ये जो इनको तनख्वाहें दे रहे हैं वो बाकी मिल रही हैं। ये इस्लामाबाद की आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये गुलामी का नया तरीका है। इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स में फूड चेन्स, आपके फ्रूट शॉप यही कुछ कर रही हैं कि ना उनको तनख्वाहें देते हैं, ना उनको पैसे देते हैं, ना उनके आवर्स हैं, ना उनको स्लीपिंग फॉलो करेंगे। क्लासा साहब हम हाईलाइट भी करेंगे, और ये जो रेडिकलाइजेशन और जो लेफ्ट की स्विंग की बात है मगरिब की, इस पे हम कल बात कर लेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।